हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की आपको बेस्ट विशेज। देखो, प्लस टू केमिस्ट्री में यूनिट चली हुई है, डेट इज केमिकल काइनेटिक। फिजिकल केमिस्ट्री की फोर्थ यूनिट है ये, और आज इसका 11वां पार्ट है। इससे पहले मैं 10 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, और इससे पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन का ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। और मैंने बताया था आपको कि रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। उनमें से हमने एक मेथड अच्छे तरीके से स्टडी किया था, डेट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड। हमारी एनसीईआरटी में, प्लस टू एनसीईआरटी में सिर्फ वही मेथड दे रखा है, और वो मेथड भी हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही ड्राइव किया था। उन दोनों के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड भी ड्राइव किया था, और उसके बाद हमने अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में होती है फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा वो भी हमने अच्छे तरीके से ड्राइव किया था। फॉर्मूला उसके न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है, दैट इज कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में, यूनिट की स्टार्टिंग में बताया था कि एक रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है, रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनता है। जब रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो वो पुरानी बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं, नई बॉन्डिंग बनाते हैं, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यानी कि अब हमें उसी, यानी कि जब वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो वहां पे कौन कौन सी बातें होती हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उस कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो वही बातें हमें अब इस कंसेप्ट में स्टडी करनी है। तो कंसेप्ट है हमारा कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए आपस में कोलाइड करना पड़ता है, और इस कोलिजन की थ्योरी को ही बोलते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तभी वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है, तभी उसके अंदर प्रोडक्ट बनता है। यानी कि इन ए केमिकल रिएक्शन in a chemical reaction reactants collide to one another to form product। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए इसे ही बोलते हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज known as collision theory of
केमिकल रिएक्शन। और एक रिएक्शन के अंदर 1 सेकंड में 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं उन्हें बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि द नंबर ऑफ कोलिजन occurs in 1 second in 1 unit volume is known as collision फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जेड से डिनोट करते हैं। जेड इसका साइन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का। देखो कंसेप्ट है क्या ये कि जितने भी कोलिजन होते हैं, देखो ये कंफर्म है कि एक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ कोलिजन वेस्ट भी चले जाते हैं। यानी कि जो कोलिजन हमें प्रोडक्ट देते हैं उन्हें हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और जो कोलिजन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते, प्रोडक्ट नहीं बनाते, उन्हें बोलते हैं वेस्ट कोलिजन। तो यानी कि इससे नेक्स्ट इफेक्टिव कोलिजन और वेस्ट कोलिजन की डेफिनेशन आ जाएगी। इफेक्टिव कोलिजन, द कोलिजन which give प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और वेस्ट कोलिजन क्या होगा? डू नॉट गिव प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट नहीं देते, जो प्रोडक्ट नहीं बनाते कोलिजन, दैट इज वेस्ट कोलिजन। अब देखो कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस पार करने पड़ते हैं। कुछ ऑब्स्ट्रक्शन को पार करेंगे, कुछ बैरियर्स को पार करेंगे, तभी उनके पास हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन होगा। उनका कोलिजन तभी इफेक्टिव होगा। यानी कि हमें अब यहाँ पे ऐसे 2 ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ने हैं, 2 बैरियर पढ़ने हैं ऐसे, जिन बैरियर को अगर वो पार कर जाए, अगर वो कंडीशन उस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास हो, तो उसका कोलिजन इफेक्टिव जाता है, उसका कोलिजन वेस्ट नहीं जाता। यानी कि 2 बैरियर्स अभी स्टडी करने हमने। To have an effective collision, effective collision, reactant
molecules must overcome two obstruction, यानी कि दो ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इन्हें बैरियर बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं इनको, कि अगर वो रुकावट पार कर जाए वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तो उनका जो कोलिजन होगा दैट इज इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होगा। तो देखो पहला है एनर्जी बैरियर। देखो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो टूटने चाहिए, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टूटेंगे, ब्रेक होंगे, तभी जाके वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि टूटने के लिए चाहिए एनर्जी, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम वो एनर्जी जरूर होनी चाहिए जिस एनर्जी से वो कोलाइड करे और ब्रेक हो जाए, टूट जाए। उस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उनके पास तो उनका कोलिजन जो है वो इफेक्टिव रहता है, वो वेस्ट नहीं जाता। मान लो रिएक्टेंट को टूट के टकराने के लिए एनर्जी चाहिए 50 किलो जूल और उसके पास एनर्जी है 40, 30 या 20, तो चाहे जितना मर्जी टकरा ले वो ब्रेक नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यानी कि कम से कम उसके पास 50 किलो जूल एनर्जी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 50 होनी चाहिए। तो कम से कम वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए होती है ताकि उसका कोलिजन इफेक्टिव हो, उस मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी बैरियर में हमें थ्रेशोल्ड को एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स must have minimum energy must have that minimum energy with which they collide effectively and give product। That energy is called थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। अगर उसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो उनका कोलिजन जो है वो वेस्ट जाएगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। सेकंड है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर में क्या है कि मान लो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये और ये इस मॉलिक्यूल्स का पी पॉइंट है, ये इस मॉलिक्यूल्स का क्यू पॉइंट है और इन दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है। तो मान लो ये टकरा रहे हैं आपस में,
लेकिन अगर ये इस तरीके से टकराते हैं कि इसका पी पॉइंट इसके क्यू पॉइंट से टकराता है, तभी ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी कि इसका पी पॉइंट क्यू पॉइंट एक दूसरे को की तरफ फेस होना चाहिए इनका, और तभी ये आपस में कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लो पी प्रोडक्ट तो है इस साइड और क्यू प्रोडक्ट हो गया इस साइड, और ये अब भी टकराएंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी बेशक से है इनके पास, लेकिन अगर ओरिएंटेशन नहीं है ना, ये वाली ओरिएंटेशन नहीं है, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे ये। जैसे ये है, इसका पी पॉइंट इधर हो गया, क्यू पॉइंट इस मॉलिक्यूल का इधर हो गया, अब ये यहां से टकरा रहे हैं और इनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यानी कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनके पास एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, उनके पास एक ओरिएंटेशन फैक्टर होना चाहिए। अगर वो ओरिएंटेशन फैक्टर नहीं है तो वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, बेशक से उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है या नहीं है। नहीं है तो फिर तो करेंगे नहीं, बेशक से कुछ मर्जी कर ले। तो यानी कि द रिएक्टेंट स्पीसीज या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन ए रिएक्शन मस्ट फेस टू ईच अदर, तभी जाके वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो यानी कि सेकंड बैरियर को एक्सप्लेन करते हैं। द रिएक्टेंट molecule which collide must have proper orientation, proper orientation। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगी रिएक्शन। ये रिएक्शन है मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल ब्रोमाइड और OH नेगेटिव के बीच में। यहां से प्रोडक्ट बनता है मिथेनॉल और ब्रोमाइड आयन अलग हो जाता है। तो अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन बनाऊं, इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाऊं, एक टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, इसमें Br नेगेटिव इस साइड है। देखो हुआ क्या इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के अंदर OH नेगेटिव ने Br को रिप्लेस किया, Br चला गया, Br नेगेटिव चला गया OH नेगेटिव की जगह, और OH नेगेटिव Br नेगेटिव की जगह आ गया। अब यहां पे भी कुछ ऐसा ही है कि OH नेगेटिव Br नेगेटिव की जगह आएगा, लेकिन अगर ये OH नेगेटिव इधर से आता है जहां से Br नेगेटिव है, तो यहां से क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। यहां से वैसे नेगेटिव Br नेगेटिव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, यानी कि यहां से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर ये OH नेगेटिव इधर से ना आके इस साइड से आता है, तो फिर ये क्या होगा, Br नेगेटिव इस कार्बन पर यहां से अटैक करेगा, जिससे कि ये OH नेगेटिव इस कार्बन पर यहां से अटैक करेगा और Br नेगेटिव इधर से बाहर चला जाएगा। यानी कि अब ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पाएंगे। अब हम कहेंगे कि ये दोनों ही प्रॉपरली ओरिएंटेड है। तो यानी कि OH नेगेटिव को Br नेगेटिव के पीछे से अटैक करना पड़ेगा, जहां से Br नेगेटिव जुड़ा हुआ है उस साइड से अगर OH नेगेटिव अटैक करेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन इसकी अपोजिट साइड से अगर OH नेगेटिव अटैक करता है तो वो Br नेगेटिव को वहां से बाहर निकाल देगा और उस साइड को जाके अटैच हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन हो जाएगी। CH
एच एच, ये OH इधर आ जाएगा और Br नेगेटिव चला जाएगा। तो यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि अगर ये दो बैरियर होंगे तभी जाके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब बात करते हैं कि दोनों फैक्टर में से इंपॉर्टेंट कौन सा है। दोनों फैक्टर में से एनर्जी बैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो एक बॉक्स में दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, एक बॉक्स है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, इसका P पॉइंट इधर है, इसका Q पॉइंट ये हो गया। मान लो इनके पास एनर्जी है ही नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ही नहीं, उससे कम एनर्जी है, तो इसके अंदर घूमते फिरेंगे, टकराएंगे, कभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन रिएक्टेंट के पास एनर्जी है थोड़ी सी ज्यादा, थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ओरिएंटेशन नहीं है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि ओरिएंटेशन बैरियर अगर नहीं होगा तो वो कोलिजन जो है इफेक्टिव नहीं होगा, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन एनर्जी, मान लो इनके पास एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है इस बॉक्स में, तो कंटिन्यूस टकराएंगे। मान लो पहले कोलिजन में प्रॉपरली ओरिएंटेड ना हो, दूसरे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, चौथे में हो जाए, मतलब लगातार टकराएंगे, कई बार टकराएंगे और कभी ना कभी तो ओरिएंटेशन इनकी बिल्कुल ठीक होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन जब भी हो जाएगी तभी ये टकरा के क्या बना देंगे, प्रोडक्ट। यानी कि एनर्जी बैरियर इंपॉर्टेंट है। मान लो एनर्जी बैरियर नहीं है, एनर्जी बैरियर नहीं है, बेशक से ये प्रॉपरली ओरिएंटेड है, तो टकराएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, चाहे बेशक से वो 20 बार टकरा ले, 50 बार, 100 बार, 1000 बार टकरा ले। लेकिन अगर उनके पास एनर्जी बैरियर ही नहीं है, अगर उनके पास मान लो एनर्जी बैरियर है, तो फिर मान लो पहला कोलिजन उनका वेस्ट चला गया क्योंकि प्रॉपरली ओरिएंटेड नहीं थे, क्या पता दूसरा कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, क्या पता, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है, वो टकराएंगे, 1 बार, 2 बार, 1000 बार, 100 बार, इस तरीके से टकराएंगे। तो कभी ना कभी तो प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, और जब भी प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, एनर्जी तो थी उनके पास, तो तभी मिलके वो क्या कर देंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देंगे। यानी कि यहां से हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास दो ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनसे कि वो क्या कर सके, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। एक फैक्टर है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन रेट कैसे इफेक्ट करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।